हेलो दोस्तों। उपन्यासों की श्रृंखला में आपको गबन उपन्यास सुना रही हूँ। आप इसके पिछले भागों को भी जरूर सुनिए। तो शुरू करते हैं। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपये आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपये के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बकरे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की। दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश आता? 1500 रुपये में 2500 के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों ही की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी? जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाती थी तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए सबसे बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छिड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिल जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मानकी, घर की मेहरियां, पड़ोसिनें और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बिठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया और गुड्डे दोनों से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही न थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना, प्रत्यालोचना, टीका टिप्पणी होती रहती। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया। उसकी दशा ज्यों की त्यों है। न कुछ खाती पीती है, न किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझाकर हार गई, दीनदयाल समझा गए, पर जालपा ने रोग सैया न छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वह समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात न टाल सकता था, पर यह कुछ भी कहें, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीजें न बनवा लेते रात को नींद ना आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ। वह रमा से केवल खिंची ही न रहती थी,
वह कभी कुछ पूछता तो 2-4 जली कोटी भी सुना देती थी। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि डींगों को यह फल होता है तो वह जवान पर मोहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे और सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र, मैं चाहे मर जाऊं पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांसें निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा औहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच न निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसका कितने ही अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि यह मान सम्मान उसी वक्त तक का है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी न पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुष न दिखता था जो बिना कहे ही जान जाए, उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए तो द्वार से ही धुतकार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका था। कोई मित्र ऐसा न था जिससे उसने चढ़ बढ़कर बातें न की हों। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छुपाता रहा, और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था, और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असहाय हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो, हाथ मुंह धो लो। रमा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रमा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर इस तरह ताकने लगा मानो उसकी बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहू बेटियां विदा होती हैं? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा, मैं उन बहू बेटियों में से नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं किसी भी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजरा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में क्षण भर न रुकूंगी। अगर मुझे कोई न भेजने जाएगा तो मैं अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम, यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जालपा, बात कुछ नहीं हुई, अपना जी है, यहाँ रहना नहीं चाहती। रमानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जालपा, यह सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊंगी। यह कहकर जालपा ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूं। जालपा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लो। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कोई परवाह नहीं है।
उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जालपा ने बिस्तरबंद से बिस्तरे को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले से तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या उपाय था? जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमानाथ, तुम में ऐसे मनहूस शब्द मुंह से क्यों निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं, न मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से तो पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जालपा तड़प कर बोली, वह मेरे कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमानाथ, कोई नहीं होते। जालपा, कोई नहीं। अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपए रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पहुंच सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठा भी नहीं पूछता है। मोहल्ले की स्त्रियां मिलने आती हैं, कैसे मिलूं? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती। न कहीं आना न जाना, न किसी से बात न चीत। ऐसे कोई कितने दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ जोड़ेंगे। तुम्ही को दे दें सारा कुछ। रमा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। ज़रूर यही बात है, नहीं तो 2,500-3 हजार उनके लिए क्या बड़ी बात थी? 50,000 बैंक में जमा है। दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा, मगर है मक्खी चूस पल्ले से देके। रमानाथ, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आते? जालपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं। जो हमारे घर किस बात की कमी है, दाल रोटी तो वहां भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियां हैं, खेत खलियान है, बाग बगीचे भी हैं, जी बहलता रहेगा। रमानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई है, मेरे दिल पर जैसी गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं, लाखों बार कहा, जोर देकर कहा, 2-4 चीजें तो बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जू तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आंखें उधार कर ली। जालपा, जब तुम्हारी सरकारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है। नौकरी मिलते क्या देर लगती है? हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूंगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती हो तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय था, और अभी तक यह सीधी सी बात उसे न सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा, मुझे पहुंचा कर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रमानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका, इस वियोग के दुख में बैठा रहूंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ूं? हटो तो जरा, मैं बिस्तर खोल दूं। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्दी चली आऊंगी। तुम गए और मैं आई। रमा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, जी नहीं, माफ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ बिहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी और यहाँ मेरी जान पर बनावेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा? जालपा ने हसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोनहे होते हैं। मैंने आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, पर मैं ना मानूंगी। पर तुमने 2 ही मिनट में मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर।
बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जालपा, पान तो खाते जाओ। रमानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठा, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बिठाया, पर वो बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा? बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह जाए, कहाँ जाए। सिनेमा ही तो देख आवें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़ककर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला? रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ मत पूछिए, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कोई खजाना रखा है? अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें? 10-20 हजार रुपए होंगे, तो अभी 2 बच्चे भी तो सामने हैं। और नौकरी का भरोसा ही क्या, 50 रुपए होता ही क्या है। रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया, अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते थे, मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा? रमेश ने ताक पर से मोहरें और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। जिसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक न जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें चल लो, आप ही आप जी लग जाएगा, जरा अकल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लालिश आने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वह रगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ, सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, वह तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए। तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। ये कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो, मेरे तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तो तुम्हें वह जगह मंजूर है?
रमानाथ, वेतन तो 30 है, मगर हाँ वेतन तो कम है मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को एमए एलएलबी करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़कियों की शादियाँ अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चे वाले आदमी क्या करें, 30 रुपयों में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी हैं। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हों, लड़की की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हों, वो आदमी क्या कर सकता है। जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाएगा कि वह भलमनसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद न होगी। यही दाल रोटी घी दूध तो वह भी खाते हैं। फिर एक को 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हो। रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूँ तो जवान पकड़ लीजिए, यह लीजिए। शह, तो तुम कल अर्जी दे दो, उम्मीद तो है तुम्हें जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है, इधर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है, क्या मजाल कि कोई मात दे सके। फिर शाह। रमानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर आऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाएगा। यह शह और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें ना दी हो तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे, हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूँगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है, तो फिर चलो खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतज़ार ना करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए, रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है, मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो लगातार 3 मात देना रमा को आसान न था। वह समझ गए थे कि इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय भी हुआ कि कहीं लगातार हारता ना जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजी अब पूरी ना कर लीजिए। रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसे मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी देनी है कि नहीं तुमको। रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूँगा। रमेश, अरे मुंह हाथ धो ले भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर घर भोजन करूँगा। रमेश, कहता तो हूँ अभी आधा घंटे रुका हुआ हूँ।
रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ चलने को तैयार हो गया। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियां दिलाओगे? और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे? रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा। रमेश, और क्या तुम समझते हो, घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। बीसियों सिफारिशें लगानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तुम ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदें कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही भला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वाट तो ना बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे ना होगा बर्दाश्त। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब, 20 बरस तो स्त्री का देहांत हो गए। 10 रुपए का नौकर हुआ करता था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोंपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इधर विदुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक न उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। दोस्तों, इससे आगे का भाग दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। आपको उपन्यास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।